मैं हूं डॉक्टर मीनल गर्ग और मैं जयपुर में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों में जो दौरे हैं वो किस वजह से आते हैं, क्यों आते हैं। तो यदि हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो बच्चों में जो दौरे हैं वो दो कारणों से आते हैं, दो वजह से आते हैं। जिसमें से पहले दौरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक सीजर्स, यानी कि जो दौरे किसी और कारण की वजह से बच्चे को आ रहे हैं, जिसमें से सबसे कॉमन होते हैं फिब्राइल सीजर्स यानी कि बुखार के दौरे। तो बुखार के दौरे छोटे बच्चों में 3 या 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र तक आते हैं, जिनको हम मिर्गी के दौरे नहीं मानते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में शुगर या कैल्शियम की कमी होने से, ब्रेन की या शरीर की अलग अलग इन्फेक्शंस होने से, बिल्कुल छोटे नवजात शिशु में पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ने से, और इस तरह के कई कारणों की वजह से सीजर्स या दौरे आ सकते हैं, जिनको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक सीजर्स। इसके अलावा बच्चों में जो दूसरा बड़ा दौरे आने का कारण है वो है मिर्गी, जिसको हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। तो यदि किसी भी बच्चे को बिना किसी दूसरे कारण के, यानी कि बिना किसी बुखार, इन्फेक्शन, किसी भी कारण से यदि बार बार दौरे आते हैं या एक से ज्यादा दौरे आते हैं, तो उसे हम मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी के भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों में यदि जन्म के समय बच्चे को कोई समस्या हुई हो और उसकी वजह से ब्रेन में कोई डैमेज हो गया हो, बच्चों में दिमाग में कोई बनावट का नुक्स हो, बच्चों को कोई मेटाबॉलिक या जेनेटिक यानी कि किसी प्रकार की कोई आनुवांशिक बीमारी हो, और कुछ बच्चों में हमारे पास दौरों का कोई कारण नहीं होता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि बच्चे को इडियोपैथिक या सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सी है, यानी कि ऐसी मिर्गी जिसका कोई कारण नहीं। तो अगर मोटे तौर पे देखें तो बच्चों को दो वजह से दौरे आ सकते हैं। एक सिम्प्टोमेटिक सीजर्स, जिन्हें हम मिर्गी के दौरे नहीं मानते हैं, और दूसरा मिर्गी या एपिलेप्सी की वजह से बच्चे को दौरे आ सकते हैं। सबसे नॉर्मल तौर पे जो हमें टीवी में या मीडिया में या वीडियोस में दिखाया जाता है कि जब किसी को दौरा आता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उस समय क्या है कि इंसान जमीन पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उनकी आंखें शायद ऊपर की ओर चढ़ी हुई होती हैं, उनके शरीर में कुछ ऐसे टाइटनेस या इस तरह के कुछ झटके जैसी मूवमेंट होती है। तो जी हाँ, इस तरह के झटके बच्चों में और बड़ों में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों में कई प्रकार के और दौरे आ सकते हैं। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो बच्चों में दौरे आते हैं जिसमें बच्चा केवल कुछ समय के लिए रुक जाता है। बच्चा सामने की तरफ देख रहा है या किसी भी तरफ देख रहा है, जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो रुक जाता है और कुछ सेकंड के लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इस तरह के झटकों को हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। ऐसे दौरे भी हो सकते हैं जिसमें बच्चे के शरीर की एक साइड, एक हाथ या एक पैर हिल रहा हो और बच्चा इस समय कोई रिस्पॉन्स ना दे, या कई बार बच्चों को इस तरह के दौरों का पता भी रहता है, तो उसे हम कहते हैं फोकल सीजर। इसके अलावा कुछ इस तरह के दौरे आते हैं जिसमें बच्चे के शरीर का कोई अंग, जैसे कि हाथ या सिर, अचानक से बिजली के समान चौंकता है, जिन्हें हम कहते हैं मायोक्लॉनिक सीजर्स। ऐसे भी दौरे आ सकते हैं जिसमें बच्चा खड़े खड़े अचानक नीचे की तरफ गिर जाए, जिस तरह के सीजर्स को हम कहते हैं ड्रॉप अटैक्स। और बहुत छोटे बच्चों में किस तरह के दौरे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बच्चा बार बार चौंक रहा है, जिन्हें हम कहते हैं स्पाज्म्स। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि केवल जमीन पर गिरना, बेहोश होना या पूरे शरीर का टाइट होना, यही दौरे नहीं। बच्चों में दौरे बहुत ही अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों में जिस तरह की मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार से, डिफरेंट टाइप से हमें वो दौरे का मैनिफेस्टेशन दिखाई दे सकता है। तो अब माता पिता इस चीज को किस तरह पहचानें। बच्चों में कई दौरे ऐसे होते हैं जो कि माता पिता को काफी समय तक पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को दौरे आ रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा कुछ मूवमेंट बार बार कर रहा है और माता पिता को लगता है कि क्या ये दौरे हो सकते हैं। तो यदि बच्चा कोई भी इस तरह की मूवमेंट बार बार कर रहा हो, कोई भी इस तरह की हरकत जो आपको लगे कि शायद ये चीज नॉर्मल से कुछ हटके है, या हमने ज्यादातर बच्चों में ये चीज नहीं देखी है, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। एक चीज जो माता पिता कर सकते हैं जिससे कि डॉक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, वो है एक वीडियो। तो आज के डेट में हम देखें तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। आप, अगर आपको कोई ऐसा मूवमेंट लग रहा है तो उस समय घबराएं नहीं, अपने स्मार्टफोन से एक क्लियर वीडियो लें जिसमें बच्चे का चेहरा, हाथ पांव और बॉडी नजर आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, ये मैं जितना भी कहूँ उतना कम रहेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए। क्योंकि डॉक्टर
देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या ये मूवमेंट दौरा है या नहीं। तो कई बार अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको विशिष्ट सलाह की जरूरत है, तो हो सकता है कि वो आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये मूवमेंट दौरा हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यदि आपको कोई भी इंसान दिखे जिनको कि दौरा आ रहा है, तो सबसे पहले तो उनको किसी बिल्कुल सेफ, किसी ऐसी जगह पे लिटा दें जहां पे आसपास कुछ नहीं हो, थोड़ी खाली जगह हो, जिससे कि उनको चोट लगने का रिस्क जो है वो कम हो जाए। दूसरा, उनके आसपास जमा नहीं हो, एक घेरा नहीं बनाए, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी जगह उनके आसपास छोड़ दें। सबसे जरूरी चीज जो है, जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि जिनको दौरा आ रहा है उनको आप करवट दे के लिटा दें एक साइड को, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड को, एक साइड को करवट दे के लिटा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो सांस का रास्ता है वो खुला रहता है, जीभ पीछे की तरफ नहीं गिरती, थूक जो है वो मुंह से बाहर गिरते रहता है। इससे जिस व्यक्ति को दौरा आ रहा है उनको सांस लेने में समस्या नहीं हो सकती। दूसरा, आप ये करें कि उनके जो कपड़े हैं उनको ढीला कर दें, खासकर यदि कोई बटन, कोई जिप, शू लेसेस, बेल्ट, ऐसी कोई भी चीज है तो उसको तुरंत ढीला कर। क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? जो व्यक्ति जिनको दौरा आ रहा है उनके मुंह में हाथ डालने की, उनका जबड़ा अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। नाक नहीं दबाएं। सीपीआर नहीं करें। सीपीआर का मतलब है मुंह से सांस देना या छाती दबाना। इस चीज की दौरे में जरूरत नहीं होती। उनके मुंह पे पानी के छींटे नहीं दें। कुछ भी उस व्यक्ति को खिलाने या पिलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये चीज बहुत ही जानलेवा भी हो सकती है। जूता, चप्पल, चाकू, प्याज, ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। हाथ पैर मलने, फूंक मारने, सहलाने, इन चीजों से दौरे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप केवल क्या करें कि उनको करवट दे के लिटा दें, बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, और कपड़े ढीले कर दें। यदि आपके बच्चे को या उन व्यक्ति को पहले से भी दौरे आते हैं और उनको ऑलरेडी मिर्गी का एक डायग्नोसिस डॉक्टर के द्वारा मिल चुका है, तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने एक नाक में डालने का स्प्रे आता है, वो ऑलरेडी दिया हो और उसकी डोज भी आपको बताई। यदि ऐसी स्थिति है और आपके पास वो स्प्रे है, आपको यूज करना आता है, तो आप उस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं उस डोज में जो डोज आपको डॉक्टर ने बताई। इससे क्या होगा कि वो दौरा जो है वो तुरंत रुक जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, आप सिर्फ किसी को पहली बार दौरा आते हुए देख रहे हैं, तो जो चीजें मैंने बताई हैं आप उनका खास ध्यान रखें। दौरे आना बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सकें। हम ये सोचें कि चलो हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन के बाद हम डॉक्टर से मिल लेंगे। तो दौरा आना एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब भी आप देखते हैं कि बच्चे को दौरा आया है, आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टरी या चिकित्सक की सलाह, उनकी सहायता लेनी चाहिए। जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, यानी कि जो शुरुआती ट्रीटमेंट है, जो दौरा रोकने के लिए किया जाएगा, या जो भी टेस्ट है, वो आपको तुरंत कराने चाहिए। हो सकता है कि आपके डॉक्टर या अस्पताल आपको किसी और डॉक्टर के पास भेजें आगे विशिष्ट ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन दौरा आना एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें डॉक्टर की और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। दौरे को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट या डॉक्टर के पास जाने से ही हमें आगे पता चलेगा कि आगे हमारे लिए क्या इलाज, क्या टेस्ट और क्या दवाइयाँ जरूरी है। तो यहाँ मैं एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अहम बात ये बताना चाहूंगी कि जो दौरा है, ये आया है या नहीं आया है। बहुत बार हमारे पास जब पेशेंट आते हैं उनका क्वेश्चन ये होता है माता पिता का कि दौरा आया है या नहीं आया। तो दौरा आया है या नहीं, ये जानने के लिए जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके लिए केवल आपकी हिस्ट्री, यानी कि जो चीजें आप बताते हैं, पेशेंट का एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चे को देखना, बच्चे को एग्जामिन करना, और यदि आपके पास वीडियो उपलब्ध है, तो ज्यादातर केसेस में ये चीजें हमारे लिए काफी होती हैं, सफिशिएंट होती हैं ये बताने के लिए कि दौरा आया है या नहीं। तो फिर टेस्ट की हमें क्या जरूरत है? टेस्ट की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट हमें ये बताते हैं कि ये दौरा क्यों आया था, दौरा दोबारा आने के कितने चांसेस हैं, हमें क्या लगता है कि दौरों का आगे प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, ये दौरे बंद होंगे या नहीं, या कब तक होंगे, बच्चे को किस प्रकार की मिर्गी है, और किस प्रकार का इलाज, ट्रीटमेंट या दवाइयां हैं जो बच्चे के लिए सूटेबल रहेंगी, जो हमें शुरू करनी चाहिए। तो टेस्ट हमारी किस प्रकार मदद करते हैं?
तो बहुत सारे खून टेस्ट होते हैं जो हमें खास बीमारियों के बारे में, या जैसे मैंने बताया शुगर, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये टेस्ट होते हैं जो दौरे का कारण जानने में हमारी मदद करते हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है ईईजी। जैसे आपने ईसीजी का नाम सुना हो, तो जिनको दिल का दौरा पड़ता है उनकी अक्सर हम ईसीजी करते हैं। तो उसी प्रकार ईईजी एक ऐसा टेस्ट होता है जो दिमाग के दौरों के लिए किया जाता है, जो ये हमें बताता है कि किस प्रकार की मिर्गी है और वापस आने के कितने चांसेस हो सकते हैं। तीसरा एक जो जरूरी टेस्ट होता है वो होता है एमआरआई ब्रेन, यानी कि दिमाग का एमआरआई। तो एमआरआई हमें कुछ खास चीजें बताता है, जैसे कि बच्चे को जन्म के समय दिमाग की कोई समस्या तो नहीं हुई, बच्चे को दिमाग की बनावट में कोई नुक्स तो नहीं है, कुछ अनुवांशिक, कुछ मेटाबॉलिक बीमारियों के बारे में भी ये हमें बताता है। इसके अलावा खास कारणों में बच्चों को कुछ अलग खास टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। एक बात मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चों में या फिर इवन बड़े लोगों में भी ऐसा हो सकता है कि मिर्गी के बावजूद भी टेस्ट नॉर्मल। तो जैसा मैंने बताया कि कई बार हमें क्लिनिकल ग्राउंड्स पे, यानी कि मरीज की कंडीशन को देखते हुए भी दवाई शुरू करनी पड़ती है। और हम हमेशा इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि यदि टेस्ट में कोई खराबी आएगी तभी हम दवा दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में एमआरआई और ईईजी टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी उनको दौरे आ सकते हैं। तो टेस्ट कराना आवश्यक है, लेकिन टेस्ट हमें कई बार कंप्लीट पिक्चर नहीं बताते हैं, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और क्लिनिकल ग्राउंड्स के आधार पे ही मिर्गी का या सीजर्स का दौरों का इलाज करते हैं। आज की डेट में यदि देखें तो एपिलेप्सी या मिर्गी के इलाज के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, बहुत सारे इलाज के तरीके संभव। जो इसमें से सबसे पहला हमारा मेन हथियार रहता है वो रहती है मेडिसिन, यानी कि दवाई। तो मिर्गी के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास काफी सारी दवाइयां हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें से कौन सी दवाई किस मरीज के लिए दी जानी चाहिए, ये डॉक्टर कई सारे पैमानों को देखते हुए डिसाइड करते हैं। जैसे कि किस प्रकार की मिर्गी है, तो इसमें किस प्रकार की दवाई कारगर रहेगी, मरीज के बाकी फैक्टर्स, उनकी दूसरी समस्याओं, उनकी उम्र, उनकी स्टेटस, इन सबको देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाई, साइड इफेक्ट्स, तो कौन सी दवाई किस मरीज के लिए सबसे यूजफुल रहेगी। तो इस तरह की काफी दवाइयां हमारे पास मार्केट में हैं। ये जो दवाइयां हैं ये मिर्गी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, लेकिन दौरों को आने से रोक। तो जैसे ही हम दवाई शुरू करते हैं और मरीज को दौरे आने बंद हो जाते हैं, तो वो बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ वापस रिज्यूम कर सकता है, यानी कि स्कूल जाना, एक्टिविटीज के लिए जाना, खेलना, बाहर दोस्तों से मिलने के लिए जाना, अपनी दूसरी क्लासेस में जाना, कोचिंग के लिए जाना, ये सब चीजें बच्चा अपनी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकता है जब हम मिर्गी की दवाइयां शुरू करते हैं। जिन बच्चों में ये दवाइयां कारगर नहीं हैं, इनके बावजूद भी दौरे आ रहे हैं, या हम दवाई किसी कारण से नहीं दे सकते, या कोई ऐसा कारण है जिसमें कि हमें दवाई बहुत लंबे समय तक या लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी, तो कई बार हम दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कई ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी दवाइयां जो पर से मिर्गी की दवाइयां तो नहीं है लेकिन दौरों में काम करती हैं। कीटोजेनिक डाइट नाम की एक खास डाइट हमारे पास उपलब्ध है, जो कि कई स्पेसिफिक कारणों में हम यूज करते हैं और उन बच्चों में जिनको बहुत ज्यादा दौरे आते हैं। और एक हमारे पास और इस तरह का ट्रीटमेंट है जिसे कहते हैं एपिलेप्सी सर्जरी, यानी कि मिर्गी की सर्जरी। जिन बच्चों को दौरों को और बाकी ट्रीटमेंट एक्सप्लोर करने के बावजूद, दवाइयों के बावजूद जिनको दौरे आ रहे हैं और कंट्रोल नहीं है, उनमें हम एपिलेप्सी सर्जरी कर सकते हैं। एपिलेप्सी सर्जरी हर मरीज में तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये बहुत ही फाइन, बहुत ही महीन सर्जरी है जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट सेंटर्स पे करते हैं, जिससे कि कई बच्चों के दौरे लाइफ लॉन्ग खत्म हो सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा एपिलेप्सी सर्जरी के लिए एलिजिबल है तो ये बात आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, और वहां पे स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेंगे जहां पे ये सर्जरी हो सके। ये हर किसी के लिए नहीं है, पर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो ये सवाल बहुत सारे माता पिता हमसे पूछते हैं कि क्या ऐसा कुछ खिला सकते हैं या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें दवा नहीं देनी पड़े और हमारे बच्चे के दौरे बिल्कुल ठीक हो जाए। तो देखिए, जो मिर्गी है वो दिमाग से आ रही है, वो दिमाग में किसी तरह की परेशानी की वजह से बच्चे को दौरे आ रहे हैं। तो केवल लाइफस्टाइल चेंजेस से तो हम दौरों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिन मरीजों को, जिन बच्चों को मिर्गी होती है, बच्चों को या बड़ों को, उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दौरे आने का रिस्क बढ़ा देती हैं। जैसे कि
यदि हम पूरी तरह से नींद ना लें, समय पे खाना ना खाएं, शराब या सिगरेट या किसी भी तरह की नशे की चीजों का अगर हम सेवन करें, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन, तो ये चीजें जिस मरीज को ऑलरेडी मिर्गी है उनमें मिर्गी आने के रिस्क को बढ़ा देती हैं। तो यदि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, यानी कि बच्चे हों या बड़े हों, वो समय पे खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें, डेली एक्सरसाइज करें, किसी भी नशीले पदार्थ, सिगरेट, शराब, इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें, इनका सेवन नहीं करें, और अपना स्ट्रेस या टेंशन को कम करने के लिए, खासकर बच्चों में जिनके एग्जाम्स हैं या कोचिंग है, यदि वो योग, मेडिटेशन या प्राणायाम, इन चीजों का कुछ भी उपयोग करें, तो दौरे आने का रिस्क कम हो सकता है। लेकिन अकेले लाइफस्टाइल फैक्टर से हम दौरों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एक बार मिर्गी हो गई तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। एक बार मिर्गी की दवाई शुरू हो गई तो वो ताउम्र पूरी लाइफ बच्चे को चलेगी ही चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों में बहुत सारी मिर्गी होती हैं, खासकर जो उम्र के साथ अपने आप खत्म हो जाती हैं, जिन्हें हम सेल्फ लिमिटेड या चाइल्डहुड एपिलेप्सीज कहते हैं। बच्चों में बहुत सारी ऐसी इडियोपैथिक एपिलेप्सीज भी होती हैं, और यहाँ तक कि कुछ जेनेटिक एपिलेप्सीज भी हैं जिसमें पूरी उम्र सीजर्स नहीं आते हैं, पूरी उम्र दौरे नहीं आते हैं। तो इसमें मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी का। तो ये ऐसी एपिलेप्सी है जिसमें बच्चों को एब्सेंस सीजर्स आते हैं, और ये करीब ज्यादातर बच्चों को 5 से 6 साल की उम्र पे शुरू होती है। लेकिन ज्यादातर बच्चों में ये मिर्गी अपने आप दवाई लेने के बाद सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं, और ये अपने आप ये मिर्गी 4 से 5 साल के बाद, बच्चों में बहुत चांसेस रहते हैं कि मिर्गी की दवाई उनको पूरी उम्र नहीं चलेगी और कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन ये चीज हर बच्चे के लिए अलग रहती है, और इसका हमें कोई जनरल फिगर नहीं बता सकते कि हर बच्चे को दवा इतने ही समय तक चलेगी। ये चीज डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता सकते हैं। बड़ों में बात थोड़ी अलग रहती है। एडल्ट्स में काफी बार ऐसा होता है कि एपिलेप्सी की दवा काफी लंबे समय तक खानी पड़ती है, लेकिन बच्चों में बहुत सारी एपिलेप्सीज अपने आप ही समय के साथ ठीक हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं, और काफी चांसेस हैं कि बच्चे को दवा पूरी उम्र नहीं लेनी।